हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट BSOC 133 समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, कमेंट्स आए थे कि सर BSOC 133 का भी वीडियो बना दीजिए, तो मैंने कहा कि चलिए इस पे भी मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग देखेंगे और बहुत ही कम समय में इस पूरे बुक को ख़त्म कर देंगे इस एक ही वीडियो में। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिए कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ, एग्ज़ाम को देख करके ही ये बना रहा हूँ। ठीक है, और हमारे वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर यकीन ना हो तो आप जा करके हमारे वीडियो को देख करके वहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर लिए करके मैच करा सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। 100 में 100 आते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जा करके देख लीजिए। राइट, चलिए हम वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको सबसे पहले आपके समय से पहले पहुँचे और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। राइट, हम यहाँ देखेंगे BSOC 133 जो कि ये आपका कोर्स कोड है, और समाज शास्त्रीय सिद्धांत जो कि ये आपका कोर्स टाइटल है, जो कि आपके एग्जाम में इसको लिखने भी पड़ते हैं आपके कॉपी के फ्रंट पेज पे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। बहुत तेज़ी के साथ इस वीडियो को हम देखेंगे और बहुत तेज़ी के जल्दी ये ख़त्म करेंगे। राइट, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं सबसे पहले कि इस पूरे बुक में, यानी कि इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं, और 4 ब्लॉक्स में आपके टोटल 12 यूनिट्स दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यूनिट और ब्लॉक 1 का कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में कौन नहीं जानता। क्लास 9 से लेकर क्लास ग्रेजुएशन तक कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इसमें, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम की कमी है सर। ठीक है, और एग्ज़ाम भी ज़रूरी है देना, तो आप एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम के समय में यानी कि आपको चाहिए कि कम से कम समय में ज़्यादा स्टडी कर ले। ठीक है, तो उसी के पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कार्ल मार्क्स की कृतियों के दार्शनिक आधार। आइए कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उसके बाद में इसमें सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसमें जर्मन जो दर्शन एवं आदर्शवाद, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है भौतिकवाद, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे उनके बारे में। प्रारंभिक वर्ष उनका देखेंगे। कार्ल जो है यह हाइनरिश मार्क्स अपने माता पिता हाइनरिश और हेनरीटा मार्क्स की दूसरी संतान व उनके सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, और उनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ, और जहां उनके पिता हाइनरिश मार्क्स वकालत किया करते थे। क्लियर। हाइनरिश मार्क्स जर्मनी के छोटे परंतु पूरी जर्मनी में फैले यहूदी समुदाय के सदस्य थे। इस काल में जर्मनी में नेपोलियन का राज्य था, और इसी काल में यहूदियों ने व्यापार एवं व्यवसाय के उन अवसरों का लाभ उठाया था जो कि उन्हें पहले उपलब्ध नहीं थे। क्लियर हो गया यहाँ तक। नए विस्तृत अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनके यहूदी परिवारों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बदल दिया था, और वर्ष 1828 में नेपोलियन की हार के बाद वीनिया कांग्रेस ने जर्मन राइनलैंड प्रांत को प्रशा राज्य को सौंप दिया। इसका मतलब यह था कि जर्मनी फिर एक सामंतवादी राज्यों में बंट गया, और यहूदियों को फिर से प्रजातीय, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ा। ठीक है, वर्ष 1817 में कार्ल मार्क्स के जन्म के 1 वर्ष पहले उसके पिता ईसाई चर्च के सदस्य बन गए, और धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स के उग्र दृष्टिकोण का एक कारण आंशिक रूप से यह भी हो सकता है कि उस समय इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को एक विशिष्ट दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता था। ठीक है, और अपने पिता की सलाह पर कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश लिया, और 1836 के पतझड़ में उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय भेज दिया गया। बर्लिन में उनका
कैसा रहा, आइए देखते हैं। बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का समय हेगलवादी दर्शन के प्रभाव को गुजरा और वे युवा हेगलवादी के समूह में सदस्य बन गए और जर्मन बुद्धिजीवियों ने जीवन में ये हताशा के वर्ष थे, ठीक है। और न्याय शास्त्र का छात्र होने के नाते कार्ल मार्क्स ने एडवर्ड गांस के व्याख्यानों को सुना, जो कि उस समय हेगल के प्रमुख विषय थे। एडवर्ड गांस का कार्ल मार्क्स पर काफ़ी प्रभाव था, ठीक है। अब पेरिस गए फिर से कार्ल मार्क्स, और 19वीं शताब्दी के मध्य में जब कार्ल मार्क्स पेरिस आए तो फ्रांस की इस राजधानी में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन जहाँ तक मार्क्स का बात है, प्रश्न है, उनके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के विफल होने के मुख्य कारण क्या था। क्या आपको पता है मार्क्स ने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए क्या किया? देखिए, उन्होंने क्रांति के ऐतिहासिक अभिलेखों और इनसे जुड़े विषयों पर तथा इस पर फ्रांस में लिखे गए असंख्य लेखों का अध्ययन भी किया, है ना। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस 25 वर्षीय कठोर मेहनती युवक के इस भीमकाय कार्य को मात्र 1 वर्ष में ही पूरा कर लिया, ठीक है। वे दिन रात अध्ययन में लीन रहते थे, मगन रहते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने तब पढ़ाई तब पढ़ाई की थी जब उन्होंने युवा हेगलवादियों के समूह को अपनाया था और वे हेगलवाद के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक तथ्य, कार्ल मार्क्स जहां हेगलवाद के कट्टर आलोचक थे, वहीं दूसरी तरफ मानव समाज की संरचना के बारे में उन्होंने हेगल के विचारों को स्वीकार किया। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए, उसके बाद में क्रांतिकारी मार्क्स, यानी कि कामगारों के एक परिसंघ कम्युनिटी लीग के लिए कार्य करते हुए कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी दल के संगठनकर्ता तथा नेता भी बने थे। और 1847 में कम्युनिस्ट लीग की लंदन शाखा ने मार्क्स को पार्टी के उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाले एक दस्तावेज को तैयार करने का जिम्मा सौंपा और कार्ल मार्क्स ने इस विचार रूपी पेशकश का स्वागत किया तथा वर्ष 1848 में के आरंभ में इसे सृजित किया और इस दस्तावेज का प्रकाशन वर्ष 1848 की पेरिस क्रांति के कुछ सप्ताह पूर्व ही हुआ, ठीक है। देखिए, अब इनका निष्कासन हुआ। कार्ल मार्क्स ने मित्रों के सहयोग से एकत्रित धन से इंग्लैंड का टिकट खरीदा तथा अगस्त 1849 में वे लंदन आ गए और 1 माह के बाद उसका परिवार भी लंदन आ गया और नवंबर में एंजल्स भी लंदन पहुंचे गए। और क्या आपको पता है कि मार्क्स इंग्लैंड में कुछ सप्ताह रहने गए थे, परंतु उनका अगला सारा जीवन फिर यहाँ ही गुजर गया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि दिनों यूरोप के घटनात्मक इंग्लैंड अधिक प्रभावित नहीं था, इसलिए कार्ल मार्क्स के लिए यह संभव हो सका कि वे वहां पर बिना किसी समस्या के रह सके, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। उसके बाद कुल 30 वर्षों तक मार्क्स ने के लेख और भाषण मूलतः उस देश के विरोध रहे थे जिसने अंततः उनके विचारों का स्वागत किया तथा उन्हें आधुनिक काल का सबसे बड़ा नायक बना दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए, सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, 18वीं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में समस्त यूरोप के व्यापक आर्थिक परिवर्तन देखे गए और इन परिवर्तनों ने विशेष रूप से इंग्लैंड को प्रभावित किया। अधिकांश परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में के प्रवेश के कारण हो रहे थे और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ ही सामंती समाज के पूर्व रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले भाग में भी जाना और इसके पहले मैंने बहुत सारे बुक्स में कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए, अन्य विचारकों के प्रभाव। देखिए, मार्क्स की रचना को उस बौद्धिक प्रसंग के आलोक में समुचित रूप से समझा जा सकता है जिससे उसका निर्गमन हुआ, है ना। देखिए, यहाँ पे कार्ल मार्क्स को प्रभावित करने वाले उन बौद्धिक विचारों पर अब एक नज़र यहाँ पे डालना जरूरी है। देखिए, जर्मन दर्शन एवं आदर्शवाद, ठीक है। अपने छात्र जीवन के आरंभिक वर्षों में मार्क्स तत्कालीन जर्मन दर्शन और आदर्श से बेहद प्रभावित हुए और अधिक विशेष रूप से जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगल और लुडविग फायरबाख का प्रभाव उनके लेखों में देखा जा सकता है। हेगल के विचार आदर्शवाद दर्शन के व्यापक प्रधार में खोजे जा सकते हैं और अपने सामान्य अर्थ में आदर्शवाद दर्शन विचारों पर बल देता है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। मार्क्स ने हेगल के द्वंद्व न्याय संबंधी विचारों को स्वीकार किया, परंतु वे विचार पर बल दिए जाने से सहमत नहीं थे और विचारों के स्थान पर मार्क्स ने भौतिक बलों की प्रस्तुत की और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को विकसित किया और
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में हम इकाई 2 में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। मार्क्स को प्रभावित करने वाले लेखों की एक अन्य श्रृंखला लुडविग फायरबाख की ओर से आई, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, जबकि हीगल का मानना था कि असली इंसान ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में द्वंद्वात्मक हम लोगों ने देख लिया। एक इसमें पॉइंट है भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। देखिए, भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य मार्क्स के समाज संबंधी विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। आप अवश्य ही यह जानना चाहेंगे कि भौतिकवाद क्या है, ठीक है। तो देखिए, भौतिकवाद का अर्थ समझने के लिए इसको समझिए, जो बॉक्स में दिया गया बात। देखिए, भौतिकवाद में सभी वस्तुओं यहाँ तक कि धर्म की भी वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। भौतिकवाद को आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म की संकल्पना के विपरीत देखा जा सकता है। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जिसमें अंतिम यथार्थ पारलौकिक होता है, परंतु भौतिकवाद इस बात में विश्वास करता है कि सभी वस्तुएं स्थूलकाय पदार्थ पर आधारित है। और भौतिकवाद की चर्चा 3 प्रकार से की जा सकती है, यथा दार्शनिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। प्रथम 2 प्रकार के भौतिकवाद की परिभाषा में न जाते हुए हम यह बता दें कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मानवीय इतिहास के विकास के भौतिक दशकों के उत्पादन की मूलभूत और कारणात्मक भूमिका पर जोर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मार्क्स के अनुसार किसी समाज का प्रधार एवं उसका विकास उस समाज की भौतिक दशाओं तथा आर्थिक उत्पादनों से ही अनुकूलित होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐतिहासिक भौतिकवाद यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा ये पॉइंट है, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। समाज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। समाज के बारे में मार्क्स के सामान्य विचारों को ही उसका ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म समाजशास्त्र के चिंतन का आधार है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अथवा आर्थिक कारक समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं, और उसके सिद्धांत के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन के प्रौद्योगिकीय साधन बनती है तथा मानवीय समाज उत्पादन की शक्ति और संबंधों से बनता है। चलिए, इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक नियतवाद नहीं है, ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐतिहासिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और फिर से कार्ल मार्क्स। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे विसंबंध यानी कि मुख्य विचार। देखिए, यहाँ विसंबंध दिया गया, वर्ग और अधीनता का संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। वर्ग की अवधारणा समाज के मार्क्सवादी विश्लेषण संबंधी लेखों में प्रमुख है, और मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग उत्पादन प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है, और तदनुसार उत्पादन के संबंधों में भी उनके अनुसार मानव इतिहास के शुरू में चूंकि भूमि का स्वामित्व सामूहिक किस्म का होता था, और अर्थात भूमि किसी एक व्यक्ति या समूह की नहीं होती थी, बल्कि वर्ग विहीन समाज के रूप में देखा जाता था, ठीक है। एक व्याख्या यह भी है कि वर्ग संपत्ति के उप सिद्धांत और संपत्ति स्वामित्व के रूप में सामने आती है, ठीक है। अधीनता के संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मार्क्स ने देखा कि मानव समाज के प्रति एक ऐतिहासिक चरण में हम 2 प्रतिद्वंदी वर्गों की विद्यमानता पाते हैं, और प्राचीन समाज में स्वामी और दास सामंती समाज में जमींदारों और कृषिदास तथा पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और औद्योगिक श्रमिक है, ठीक है। उत्पादन के साधन, संबंध, शक्ति और रीतियाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे अब अगला यूनिट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। आइए देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें एक यही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसमें है आदिम साम्यवादी समाज, और तीसरा है इसमें सामंतवादी समाज, ठीक है। आइए बहुत तेज़ी के साथ भी हम इसमें देखेंगे। द्वंद्वात्मक की अवधारणा को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, द्वंद्वात्मक का अर्थ वाद संवाद की बौद्धिक विवेचना पद्धति से है। यह तर्कशास्त्र की अवधारणा है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार इसे प्रश्नोत्तर द्वारा तर्क वितर्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और अरस्तु से पूर्व एक अन्य यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस अवधारणा को अपने दार्शनिक विचारों के संदर्भ में विकसित किया था। प्लेटो से पहले एक और यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस अवधारणा को सभी विज्ञानों की मूल धारणाओं के परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया था, और मध्यकाल के अंत तक यह अवधारणा तर्कशास्त्र का एक हिस्सा बनी रही। और इस अवधारणा की तर्क वितर्क की परंपरा के अनुसार जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट ने यूरोप के आधुनिक दर्शन में इसका प्रयोग किया, ठीक है। द्वंद्ववाद का एक और भी अर्थ है। इसके अनुसार द्वंद्वाद को एक प्रक्रिया समझा जाता है। इसका तात्पर्य है कि द्वंद्ववाद तर्क वितर्क की आरोही एवं अवरोही यानी कि असेंडिंग तथा डिसेंडिंग स्वरूपों में प्रक्रिया है, ठीक है।
अब देखिए, हीगल ने द्वंद्ववाद प्रक्रिया की अवधारणा के तर्क वितर्क एक एवं प्रक्रिया दोनों स्वरूपों को मिलाकर विकसित किया, और मोटे तौर पर उसने द्वंद्ववाद को एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया, और सूक्ष्म स्तर पर उसने इस प्रक्रिया को तार्किक प्रक्रियाओं की संचालक शक्ति का स्रोत माना। ठीक है। और शुरू में ही मार्क्स हीगल ने दर्शन के से प्रभावित हैं, परंतु बाद में उन्होंने इसकी प्रत्ययवादी प्रकशित की आलोचना की तथा और स्वयं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। द्वंद्ववाद के नियम यहाँ पे दिया गया है। मार्क्स द्वारा विकसित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगलवादी द्वंद्ववाद से बिल्कुल विपरीत है। यह प्रत्येक वस्तु की व्याख्या पदार्थ के विरोधाभास के संदर्भ में करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए अमूर्त नियम प्रदान करता है। तत्सीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स के ठीक विपरीत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता है कि प्रकृति में वस्तुएं अंतर संबंधित व अंत निर्भर होती है तथा एक दूसरे के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए, विपरीत की एक और संघर्ष का नियम यहाँ पे दिया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी की तरफ हम देखेंगे। निषेध का नियम, निषेध का यानी कि निषेध नियम। देखिए, निषेध शब्द को दर्शन शास्त्र में सबसे पहले हीगल ने प्रयुक्त किया, और परंतु उन्होंने इसका प्रत्ययवादी अर्थात आदर्शवादी अर्थ लिया। हीगल की मान्यता थी कि निषेध की अवधारणा विचार तथा चिंतन में उपजती है, और मार्क्स ने हीगल की आलोचना की तथा निषेध की भौतिकवादी व्याख्या दी, और उन्होंने बताया कि निषेध यथार्थ के विकास का एक अभिन्न अंग है। और मार्क्स ने लिखा कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी तत्व अपने पूर्व के अस्तित्व के स्वरूप को नकारे बिना अथवा निषेध किए बिना विकसित नहीं हो सकता है। देखिए, श्रृंखला है, यानी जैसे देखिए इसमें है क्या कि समाज का इतिहास भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के नई व्यवस्था द्वारा निषेधों की एक क्या है कि श्रृंखला है। जैसा कि रेमंड आरो ने कहा कि पूंजीवादी सामंतवादी समाज का निषेध है तथा समाजवाद पूंजीवाद का निषेध होगा, अर्थात समाजवाद निषेध का निषेध है। ठीक, एक बात ध्यान रखना है कि निषेध किसी वस्तु अथवा प्रघटना में बाहर से प्रविष्ट नहीं कर सकता, नहीं समा सकता, है ना। यह उस वक्त अथवा प्रघटना के आंतरिक विकास का ही परिणाम होता है, और वस्तुएं अथवा प्रघटनाएं स्वयं में निहित आंतरिक विरोधाभासों के आधार पर विकसित होती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रियापरक निषेध एक ऐसे तथ्य से उभरता है जिसमें किसी भी वस्तु की निषेधित वस्तु का कुछ भाग लुप्त हो जाता है, कुछ भाग नई व्यवस्था का भाग बन जाता है, और यह परिवर्तित स्वरूप में होता है। ठीक है। अब देखिए, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन का नियम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। देखिए, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु निरंतर गति और परिवर्तन की स्थिति में है। किसी भी नियम समय पर कुछ वस्तुएं अस्तित्व में आ रही हैं, कुछ वस्तुएं विकसित हो रही हैं तथा कुछ वस्तुएं क्षरित हो रही हैं अथवा उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मार्क्स की मान्यता थी कि यथार्थ का नियम परिवर्तन का नियम है। ठीक है। देखिए, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में मात्रात्मक परिवर्तन निरंतर घटित होते रहते हैं, और प्रत्येक प्रक्रिया की प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमा तक पहुंच जाते हैं, तो इनमें अपरिहार्य महापरिवर्तन होते हैं। जब निरंतर परिवर्तन एक विशिष्ट सीमा तक पहुंच जाता है जिसके परे और अधिक मात्रात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, द्वंद्वात्मक हम लोगों ने देख लिया, गुणात्मक देख लिया। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों का प्रयोग, इसको हम लोगों ने द्वंद्वात्मक को यूनिट फर्स्ट में भी देखा है। आदिम साम्यवादी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आदिम साम्यवादी समाज उत्पादन प्रणाली का सर्वप्रथम सरलतम तथा निम्नतम स्वरूप था। इस उत्पादन प्रणाली के काल में नए तथा उन्नत किस्म के औजारों जैसे कि तीर, कमान आदि का विकास हुआ तथा मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीखा, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों के संदर्भ में ये परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण थे। क्लियर। आदिम समाज में भी उत्पादक शक्तियां निरंतर विकसित होती रही, नए औजार बनाए गए और कार्य कौशल को धीरे धीरे बढ़ाया गया। इस समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन था धातु के औजार बनाना। उत्पादकता के विकास के साथ साथ समाज की सामुदायिक संरचना टूटकर परिवारों के रूप में फैलने लगी, और ऐसी स्थिति में निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित हुई तथा धीरे धीरे उत्पादन के साधनों पर विचारों का स्वामित्व होने लगा। यहाँ पर उत्पादन के सामुदायिक संबंधों तथा शोषक वर्ग के संभावित स्वरूपों के मध्य विरोधाभास के कारण गुणात्मक परिवर्तन हुआ।
दास प्रथावादी यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा एक पॉइंट है, देखिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं सामंतवादी समाज। दास प्रथा पहली अवस्था थी जिसमें मालिक वर्ग द्वारा दास वर्ग के शोषण तथा आधिपत्य पर उत्पादन के संबंध आधारित थे। यह वह व्यवस्था थी जहां से वर्ग असमानता और वर्ग संघर्ष का इतिहास शुरू हुआ, और पूर्व अवस्था की तुलना में इस अवस्था में ही उत्पादन के संबंधों में मौलिक गुणात्मक अंतर आए। सामंतवादी अवस्था के दौरान उत्पादन की शक्तियों में तीव्र मुखोत्मक परिवर्तन हुए, जिनके अंतर्गत पहली ऊर्जा ऊर्जा के जल तथा वायु जैसे अजैविकीय साधनों का प्रयोग हुआ। पूंजीवादी समाज तो आप ऑलरेडी जानते हैं, और थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति। देखिए, सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति एक मार्क्स के विचारों की विवेचना है, और जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स और एंजल्स दोनों ने ही इतिहास को एक नई परिकल्पना दी। इसमें उत्पादन प्रणाली पर आधारित क्रमिक ऐतिहासिक अवस्थाओं के बारे में प्रमुख विचार दिए गए। मार्क्स तथा एंजल्स ने एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन को क्रांति की अवस्था माना है, जो प्राचीन संस्थाओं और नई उत्पादक शक्तियों के बीच संघर्ष के कारण हुई। बाद में मार्क्स और एंजल्स दोनों ने ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा अमेरिकन क्रांतियों पर अधिक ध्यान दिया और उनका गहन अध्ययन किया। समाजवादी क्रांति की मार्क्स की अवधारणा पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन को मानकर चलती है। यह बुर्जुआ क्रांति की व्याख्या कुलीन तंत्र के पराजय के रूप में करता है। ठीक है, मार्क्स ने वर्ग विरोध का चरमोत्कर्ष पूंजीवाद में ही माना है, क्योंकि उत्पादन की नई शक्तियां उत्पादन संबंधों के अनुरूप नहीं होती। चलिए, इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यूनिट 3, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। देखिए, आइए बहुत तेज़ी के साथ भी हम इसको देखेंगे। इसमें है सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें तो वर्ग संरचना यानी कि वर्ग संघर्ष की क्रांति, ये एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मार्क्स की अलगाव की अवधारणा। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे वर्ग संरचना। देखिए, अंग्रेजी शब्द क्लास अर्थात वर्ग, इसको हिंदी में कहते हैं, उद्भव लैटिन शब्द क्लासिस से हुआ, और क्लासिस शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के सशस्त्र समूह के लिए किया जाता था। और प्रसिद्ध रोमन राजा सर्वियस टूलियस के शासन में रोमन समाज संपत्ति के आधार पर 5 वर्गों में विभक्त था, और आगे चलकर वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज के बृहत समूहों के लिए भी किया जाने लगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग पूंजीवादी समाज की एक बेजोड़ विशेषता है, और यही कारण था कि मार्क्स ने पूंजीवाद समाज के अलावा किसी अन्य तरह के समाज में वर्ग संरचना तथा वर्ग संबंधों का अध्ययन नहीं किया। समाजशास्त्र में मार्क्स के योगदान को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा जा सकता है, और इसका अर्थ यह हुआ कि मार्क्सवादी चिंतन एवं दर्शन के किसी भी अध्ययन के लिए हमें वर्ग की मार्क्सवादी धारणा को समझना अत्यंत आवश्यक है। मार्क्स ने अपनी संपूर्ण कृतियों में सामाजिक वर्ग की अवधारणा प्रयुक्त की है, लेकिन इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से कहीं नहीं की है। और मार्क्स ने वर्ग संरचना की जो भी महत्वपूर्ण एवं विशद व्याख्या की है, वह उसकी प्रसिद्ध कृति कैपिटल के 3 भाग में है। सामाजिक वर्ग के शीर्षक के अंतर्गत मार्क्स ने आय के 3 स्रोतों से संबंधित 3 विभिन्न वर्गों को अलग अलग किया तथा परिभाषित भी किया। ये वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है साधारण श्रम शक्ति पर निर्भर रहने वाले श्रमिक, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत श्रम है। दूसरा पूंजीपति, जिनकी आय का मुख्य स्रोत अतिरिक्त मूल्य अथवा उत्पादन से होने वाला लाभ है। तीसरा भूमिपति, जिनकी आय का मुख्य स्रोत भूमि का किराया है। क्लियर हो गया। इस प्रकार आधुनिक पूंजीवाद समाज की वर्ग संरचना के 3 मुख्य वर्ग हैं, वेतनभोगी श्रमिक अथवा कामगार, और तीसरा पूंजीपति तथा भूमिपति। यहाँ तक क्लियर हो गया। वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट था उसको देख लिया। इतिहास में समाजों का वर्गीकरण एवं वर्गों का उदय। पहला आदिम समयवादी अवस्था, इसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। दास अवस्था, जिसको ऊपर हमने बताया था। ठीक है, देखिए दास अवस्था में आदिम औजारों को परिष्कृत किया गया। पत्थर और लकड़ी के औजारों का स्थान कांसे तथा लोहे के औजारों ने ले लिया, और इसी अवस्था में बृहद स्तरीय कृषि, पशुपालन, खाद्य उद्योग तथा हस्तकला जैसी विधाओं का विकास हुआ। और उत्पादन की इसी तकनीकी जानकारी तथा उत्पादन की इन शक्तियों के विकास के कारण उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन आए। ये संबंध इस बात पर आधारित थे कि मालिकों का गुलामों के उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और उत्पादन के साधनों पर पूर्ण स्वामित्व था। इस प्रकार मानव इतिहास में प्रथम बार मनुष्य के द्वारा शोषण का इतिहास प्रारंभ हुआ, और इसी के साथ वर्ग संघर्ष का इतिहास भी अस्तित्व में आया, और समय के साथ साथ उत्पादन की शक्तियों का विकास निरंतर जारी रहा।
जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो उत्पादन बढ़ने की प्रक्रिया में दास प्रथा एक बाधा प्रतीत होने लगी। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था, इसके ऊपर हम लोगों ने देखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साम्यवाद को ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। वर्ग संघर्ष की क्रांति, ठीक है। चलिए, जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क्स की अलगाव की अवधारणा देखिए। अलगाव जो है, अलगाव का शाब्दिक अर्थ है अलग होना, ठीक है। साहित्य में यह शब्द अक्सर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन मार्क्स ने इसे समाजशास्त्रीय अर्थ दिया है। मार्क्स का अलगाव की अवधारणा से अभिप्राय ऐसे समाज की संरचना से है जिससे उत्पादन के साधनों में उत्पादक वंचित रहता है तथा जिसमें निर्जीव श्रम का जीवन श्रम पर प्रभुत्व होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह मोची जूते को बनाता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो मोची है जूते को बनाता है लेकिन उनका अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी बनाई हुई रचना यानी कि जूता एक ऐसी वस्तु बन जाती है जो उससे अलग हो जाती है। यह वस्तु एक ऐसा रूप ले लेती है जो उसके बनाने वाले के पृथक हो जाती है। वह अपनी काम करते तथा सृजन करने की अंतः प्रेरणा को संतुष्ट करने के लिए जूते नहीं बनाता, अपितु अपनी जीविका कमाने के लिए ऐसा करता है। कारीगर के लिए वस्तु का पृथक रूप धारण कर लेना और भी गहरा हो जाता है जब कारखाने में उत्पादन प्रक्रिया अलग अलग हिस्सों में बांट दी जाती है तथा कारीगर के हिस्से में एक पूरे काम को छोटा सा हिस्सा ही आता है। इस तरह वह जूता बनाने की किसी एक भाग पर काम करने की गतिविधि में लगा रहता है और उसका काम मशीन जैसा हो जाता है और तथा वह सोच समझ से काम करने की क्षमता को खो देता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ ये ब्लॉक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। चलिए हम आ गए हैं यहाँ पे ब्लॉक 2 में, एमिल दखाइम, ठीक है। ब्लॉक 1 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसलिए आप उसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एमिल दखाइम यहाँ पे आ गया है ब्लॉक 2 और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एमिल दखाइम की कृतियों के दार्शनिक आधार, ठीक है। एमिल दखाइम की थोड़ी सी परिचय हम जानेंगे यहाँ पे और उसके बाद में इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है सामाजिक यथार्थवाद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें सामाजिक तथ्य, ठीक है। बस यही इसमें 2 पॉइंट बहुत और 1 पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रकार्यवाद। आ गई बात समझ यहाँ तक। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे एमिल दखाइम का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। एमिल दखाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को पूर्वी फ्रांस स्थित एपिनल नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। छोटे से कस्बा में शहर में हुआ था। इनका पालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ और इनके पिता एक रब्बी थे। बचपन से उन्होंने हिब्रू भाषण और टैलमुड अर्थात यहूदी विधि संग्रह का अध्ययन किया और उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक राबिनी स्कूल में हुई और वे एक रब्बी ही बनना चाहते थे। फिर धार्मिक शिक्षा में उनकी रुचि न रही और उन्होंने एक स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले लिया और दरअसल उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो नैतिकता और अनुशासन के प्रति बेहद सजग था। आई बात समझ में। बड़े होने पर एमिल ने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में से नाता तोड़ लिया और उनका मत था कि ये धर्म आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान नहीं सुझा सकते अथा अपनी समस्त शैक्षिक जीविका वृत्ति के दौरान धर्म एवं नैतिकता के बौद्धिक अन्वेषण में उनकी रुचि बनी रही और वर्ष 1879 में उच्चतर शिक्षा के लिए दखाइम ने फ्रांस स्थित सर्वाधिक जाने माने महाविद्यालय इकोल नॉर्मेल सुपेरियर में एडमिशन लिया और प्रारंभ में उनकी रुचि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में थी, ठीक है। उन्होंने उक्त महाविद्यालय में होने वाली बौद्धिक चर्चाओं में बड़ा आनंद आता है तथा परंतु वहाँ की शिक्षण शैली के वे आलोचक ही रहे, ठीक है। उनका कहना था कि यह शैली बेहद साहित्यिक एवं आलंकारिक थी और इसमें वैज्ञानिक परिशुद्धता का अभाव था, ठीक है। वर्ष 1882 में से लेकर के 1887 तक दखाइम ने पेरिस के निकट राज्य नियंत्रित मध्यकालिक विद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और उस समय तक वे अपनी डॉक्टर की उपाधि के लिए डिग्री के लिए शोध प्रबंध यानी कि थीसिस का विषय तय कर चुके थे और जो था व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच संबंध, ठीक है। चलिए दखाइम का डायरेक्ट स्तरीय शोध कार्य, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिया गया है बॉक्स में, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दखाइम के। फ्रांसीसी क्रांतिकी एवं प्रबोधन युग शुरू होने के बाद समाज में
व्यष्टिवाद की वृद्धि विषयक एक बौद्धिक चिंता व्याप्त हो गई थी और वैयक्तिक राजनीतिक अधिकारों के अभिकथन में वृद्धि और राज्य के सामूहिक प्राधिकार में गिरावट देखी जा रही थी। और वर्ष 1871 में फ्रांस के समक्ष राजनीतिक संकट तथा राष्ट्रीय एकता का पतन होता जा रहा था और फ्रांस ने इसी कारण सामाजिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीतिक समेकन की दिशा में कार्य किया और साथ ही यह मानकर चला गया कि वैज्ञानिक पद्धति का विकास ही सामाजिक प्रगति की ओर ले जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे यूरोप में समाजशास्त्र के उदय का सामाजिक संदर्भ यहाँ पे दिया गया है छोटा सा बॉक्स में। देखिए, प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में निहित है जो उस समय के यूरोप में मौजूद थी। अतः एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे जिसमें फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के रूप में व्यापक स्तर पर इतने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। ठीक है, देखिए, इसमें प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इससे यथार्थ की नई दृष्टि और उसके चिंतन के नए तरीके से जन्म लिया। लोग जीवन के हर पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे तथा इस समय धर्म, सरकार या राजा की कहीं बात को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। क्लियर। यूरोपीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समाज का अध्ययन करना होगा जो परंपरागत यूरोप में अर्थात प्रबोधन युग से पूर्व वहाँ मौजूद था। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दखाइम की कृतियों पर अन्य विचारकों के प्रभाव। देखिए, सामाजिक यथार्थवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दखाइम ने सभी परिघटनाओं के लिए सामाजिक व्याख्याएं प्रस्तुत की। दखाइम एक सामाजिक यथार्थवादी थे क्योंकि उन्होंने समाज के एक नई जेनरिस अर्थात अद्वितीय तथा व्यक्ति के पूर्व एक अस्तित्व के रूप में परिकल्पित किया था। उनका मानना था कि आर्थिक एवं उपयोगितावादी व्याख्याएं वैज्ञानिक परिघटनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकती। उपयोगितावादी दार्शनिकों के अनुसार लोग पैसों का लेन देन करते हैं और उनके ये कार्य आत्महित से संचालित होते हैं और उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल एवं जर्मी बैंथम द्वारा समर्थित उपयोगितावादी सामाजिक सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है। दखाइम की कृतियों पर प्रभाव डालने वाले प्रारंभिक फ्रांसीसी बुद्धिजीवी जे रूसो और हॉब्स थे और इनसे पूर्ववर्ती ने दखाइम के नैतिकता एवं समाज विषयक विचारों पर प्रभाव डाला था और दखाइम रूसों की इस अवधारणा से प्रभावित थे कि ऐसे सर्वमान्य सामाजिक एवं नीति संगत विनियम की आवश्यकता है जो समाज को एकबद्ध करके रख सके। और दखाइम रूसों के उन व्यक्तिवादी सिद्धांतों से सहमत नहीं थे जो लोगों के मूल मानव स्वभाव में नैतिकता की व्याख्या खोजते थे। ठीक। रूसो का कहना था कि सामूहिक इच्छा शक्ति अनेक वैयक्तिक इच्छाओं से उत्पन्न होती है और इसी कारण समाज उस अर्थ में वैयक्तिक इच्छा शक्ति से ही प्रकट होता है। क्लियर हो गया। नैतिकता का विश्लेषण समाज से संबंध किया। वर्ष 1902 से 1903 में सॉर्बोर्न में नैतिक शिक्षा विषयक अपने व्याख्याओं में दखाइम का मानना था कि नैतिकता का सरोकार अनुशासन और किसी खास समूह से होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पॉइंट है, इसमें विज्ञानवाद, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन किसी विषय के क्षेत्र के रूप में नहीं किया जाता था और ऑगस्ट कॉम्ट ने वर्ष 1882 में ही समाजशास्त्र शब्द का गढ़ दिया था, परंतु उस समय तक समाजशास्त्र का अध्ययन विश्वविद्यालयों में शुरू नहीं किया गया था। दखाइम काम्त के प्रत्यक्षवादी वाद संबंधी अवधारणा से प्रभावित थे। वर्ष 1887 में बोर्ड यू में एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद दखाइम ने समाजशास्त्र के अध्ययन को एक शैक्षिक विषय क्षेत्र के रूप में संस्थापित कर दिया। उनके अनुसार समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के क्षेत्र के रूप में तभी स्थापित किया जाना चाहिए जब सामाजिक क्रियाकलापों के अंतर्निहित कारणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता हो। चलिए, अब इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। एक लास्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकार्यवाद। देखिए, दखाइम ने समाज के अध्ययन में काम्ते और स्पेंसर द्वारा प्रस्तावित कायिक अनुरूपता को शामिल किया। समाज के कायिक दृष्टिकोण से समाज किसी जीव के सदृश होता है। समाज के विभिन्न भाग आपस में जुड़े होते हैं और पूरे समाज को अस्थायी बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह समग्र उसके भागों के कुल योग से कहीं अधिक होता है और इसे उसके वयस्टिक भागों तक सीमित नहीं किया जा सकता।
सकता और हमारा हृदय अथवा फेफड़े उदाहरण के लिए अपना कोई अलग जीवन नहीं रखते। ये अंग समस्त शरीर को कायम कर रखने के लिए मिलकर काम करते हैं और सामाजिक एकीकरण इसलिए संभव होता है कि समाज के सभी अंग समग्र समाज को कायम रखने के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब इस यूनिट में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। एक यहाँ से छोटा सा पॉइंट है समाज में श्रम विभाजन, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। दूसरा है सामाजिक तथ्य, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। आत्महत्या आप ऑलरेडी जानते हैं। दखाइम में आत्महत्या के अध्ययन से इसलिए लगाव था क्योंकि सन 1850 में यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ ही आत्महत्याओं की संख्या में क्या हो गई, अतिवृद्धि देखी गई थी। लोग ज़्यादा आत्महत्या करने लगे थे और औद्योगिकरण ने समाज को बड़े व्यक्तिवाद और सामाजिक एकीकरण के ह्रास की ओर प्रवृत्त किया। दखाइम को ज्ञात था कि सामाजिक विज्ञान शास्त्रों में प्रयोगात्मक विधि प्रयोग नहीं की जा सकती है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान शास्त्रों में किया जाता है। ठीक है। दखाइम ने दो बातों के आधार पर आत्महत्या के विभिन्न रूपों की व्याख्या की, यानी कि लोग समाज में संबंध विकसित करने में किस प्रकार सक्षम होते हैं और समाज द्वारा लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धर्म और समाज की अभिव्यक्ति, ये आप जानते हैं। अब इस सामूहिक चेतना देखिए, सामूहिक चेतना क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक अन्य मूल अवधारणा जिस पर दखाइम ने श्रम विभाजन के अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया वे है सामान्य अंतःकरण या सामूहिक चेतना। ठीक है। उनके अनुसार यह सामूहिक चेतना ही समग्र समाज द्वारा धारित मान्यताओं, प्रथाओं एवं सामान्य मनोभाव का मुख्य भाग होती है और यही सामाजिक प्रयोजन प्रदान करती है और सामाजिक जीवन का संरचित करती है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब इस यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम आ गए हैं यहाँ पे यूनिट 5 में सामाजिक तथ्य। ठीक है, हम आ गए हैं यहाँ पे यूनिट 5 में। ठीक है, मेरी आवाज़ भी बैठ गई है लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें है सामाजिक तथ्य। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, पहला है इसमें सामाजिक तथ्य और दूसरा इसमें है आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो समाज शास्त्रीय पद्धति। बस इसमें दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम इसको भी देख लेते हैं। समाज के विज्ञान की स्थापना में के सामान्य प्रतिबंध। ठीक है, देखिए मनुष्य जो होता है वो सदैव समाज में रहता आया है तथा समाज के सदस्य इसकी प्रकृति के बारे में सोचते रहे हैं। यह कुछ इस प्रकार से कहना हुआ कि मनुष्य के पास शरीर है तथा उसे अपने शरीर के बारे में सदैव कुछ जानकारी रही है। ठीक है, शरीर के अलग अलग भागों की रचना और उसकी कार्यविधि के बारे में जानकारी शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान जैसे विशिष्ट विषयों के रूप में बाद में विकसित हुई। ठीक है, दखाइम के जीवन काल में समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में उभरा था और इससे पहले विश्वविद्यालयों के विद्वानों सहित अधिकतर शिक्षित व्यक्तियों की दृष्टि से समाजशास्त्र एक नाम मात्र का विषय था। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है सामाजिक तथ्य। ठीक है, देखिए दखाइम ने समाजशास्त्र की अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को जिस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित रख वह सामाजिक तथ्यों की वास्तुपरक वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है। दखाइम ने सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। वे वास्तविक हैं तथा व्यक्ति की इच्छा या चाह से परे हैं। वे व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा उन पर दबाव डालने में समर्थ हैं। ठीक है, देखिए सामाजिक तथ्यों के प्रकार यहाँ पे दिया गया है। दखाइम की दृष्टि में सामाजिक तथ्य एक सतत क्रम में होते हैं और उसके एक सिरे पर संरचनात्मक अथवा स्वरूप संबंधी सामाजिक घटनाएं होती हैं। ये सामाजिक जीवन के आधार को बनाती हैं और यहाँ उसका तात्पर्य समाज का निर्माण करने वाले मूलभूत भागों की प्रकृति व संख्या से जिस क्रम में व्यवस्थित है तथा उनके संयोजन के परिणाम से है। इस श्रेणी के सामाजिक तथ्यों में भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण, आवासों की रचना, संचार व्यवस्था की प्रकृति आदि सम्मिलित है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे। समाजशास्त्रीय पद्धति।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, समाज शास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित करने के बाद दखाइम ने समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति का वर्णन किया है और उसकी समाजशास्त्रीय पद्धति रूप से जीव विज्ञान के अनुभव पर टिकी हुई है, जिसका उस समय तक जीवित वस्तुओं के विज्ञान के रूप में उदय हुआ। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। देखिए, दखाइम ने हमें इस संबंध में पहला नियम यह दिया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति माना जाए और सामाजिक तथ्य वास्तविक हैं, परंतु वस्तुओं की तरह ठोस वास्तविकताओं के रूप में इन पर सीधे ध्यान देने व अध्ययन करने के स्थान पर अन्य लेखकों ने इन्हें कल्पना या भावों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा है। एक विषय के रूप में उदय होने तक यह सभी विज्ञानों के लिए सत्य है और विज्ञान के पहले चिंतन तथा अनुचिंतन होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति अध्ययन करते समय वस्तु परकता बनाए रखने के लिए 3 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, सभी पूर्व धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए। समाजशास्त्री को साधारण मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव करने वाले साधारण स्तर के विचारों से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। दूसरा, समाजशास्त्री को अवधारणाओं का नियमन एकदम सही ढंग से करना चाहिए और शोध के प्रारंभ में समाजशास्त्री को विवेचित की जा रही घटनाएं विषय के बहुत कम ज्ञान होता है। तीसरा, जब समाजशास्त्री किन्हीं सामाजिक तथ्यों की जांच व उत्तरदायित्व ले तो उसे उन्हें अपनी अभिव्यक्तियों से पृथक करके देखने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत तेज़ी के साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। सामाजिक तथ्यों के रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चंस आएगा उस जिसको मैंने बताया वही लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से हमारा यूनिट स्टार्ट होता है एकात्मकता के प्रकार। आइए बहुत तेज़ी के साथ, इसमें 2 ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट। पहला यांत्रिक एकात्मकता और दूसरा सावयवी एकात्मकता और दूसरा इसमें है सामूहिक चेतना। बस इसमें 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए तेज़ी के साथ देखते हैं। यांत्रिक एकात्मकता, देखिए क्या है ये। तो यांत्रिक एकात्मकता की प्रकृति को दखाइम ने सुई जेनरिस माना है, अर्थात जिसका जन्म स्वतः सहजता से हुआ हो। यह व्यक्ति जो समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। इस एकात्मकता का उदय समूह के सदस्यों के समान जीवन क्रम व एक ही अनुभवों से होता है। एक यंत्र या मशीन से बनी वस्तुएं सभी समान आकार व गुण की होती हैं। इसी प्रकार आदिम समाज में ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा ही है और उनमें ऐसी समरूपता है कि वह यंत्रवत हो या एक ही मशीन की उत्पत्ति हो। ऐसी समरूपता के आधार पर जो समाज में एकात्मकता बनती है उसे यांत्रिक एकात्मकता कहा गया है। दखाइम ने इस बात का समर्थन किया है कि एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संरचना समरूपता प्रदान करती है और इनके लक्षणों का वर्णन समरूपी खंडों की व्याख्या की तरह किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक खंड एक दूसरे के समान है। समरूपी तत्व खंडों में स्वयंमेव निहित होते हैं, अतः समाज अत्यंत ही छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक, जो व्यक्ति को पूर्णतः अपने में समेट लेता है। मूल रूप से खंडात्मक समाज कुल पर आधारित थे तथा ये लक्षण अविकसित समाजों में व्यापक रूप से पाए जाते थे। क्लियर। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को लकड़ी काटनी है, पक्षी पकड़ना है या जंगल में पेड़ से फल तोड़ना है तो वह यह काम किसी अन्य व्यक्ति के समान कर सकता है। अतः लोग एक जैसे काम कर लेते हैं और ऐसे कामों में अंतर्निर्भरता सीमित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रथा के कौन से ढंग यांत्रिक एकात्मकता की परिस्थितियों को व्यवहारिक रूप से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न की व्याख्या करते हुए दखाइम ने सामूहिक चेतना से की है और उनकी धारणा यह है कि चेतना की समरूपता ऐसे नियमों को जन्म देती है जो समान विश्वास व रीतियों पर आधारित है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे सामूहिक चेतना। आइए, सांस्कृतिक अथवा आदर्शात्मक स्तर पर सामूहिक चेतना के तहत यांत्रिक एकात्मकता कैसे होती है। दखाइम ने सामूहिक चेतना को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्या कहा है, तो सामूहिक चेतना विश्वासों तथा भावनाओं की वह श्रेणी है जो किसी भी समाज में औसतन प्रकट हो तथा निश्चित प्रकार की व्यवस्था बनाती हो एवं इसकी अपनी निश्चित प्रकार की जीवन शैली हो। कोई भी सदस्य इनके प्ररूप तथा गुण से संबंधित लक्षणों के आधार पर इनकी पहचान कर सकता है। सामूहिक चेतना प्ररूप
के आधार पर देखिए क्या है ये। तो सामूहिक चेतना के प्रारूप के संदर्भ में डर्कहाइम का कहना है कि सामाजिक संबंधों की बंधनों की शक्ति यांत्रिक एकात्मकता का लक्षण है तथा यांत्रिक एकात्मकता के 3 रूप सामने आते हैं। पहला सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना, दूसरा सामूहिक चेतना की दशाओं की औसत तीव्रता, तीसरा उन सभी दशाओं की अधिक व कम दृढ़ता। ठीक है, देखिए सामूहिक चेतना तत्वों के आधार पर सामूहिक चेतना के गुण संदर्भ में विभेद करने वाले अनेक तत्व होते हैं। मुख्य रूप से इनकी प्रकृति धार्मिक होती है तथा धर्म का फैलाव मुख्यतः पूरे समाज में होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक जीवन मुख्यतः उभयनिष्ठ विश्वासों व अनुज्ञाओं द्वारा नियंत्रित होता है जो सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे एक पॉइंट इसमें लास्ट बच गया है, सावयवी एकात्मकता। देखिए डर्कहाइम के अनुसार समाज में सावयवी एकात्मकता की अनिवार्यता विशेषता श्रम विभाजन का होना है तथा इसने धीरे धीरे सामाजिक समरूपता को कम कर दिया और व्यक्ति अब समाज के उन अवयवों पर आश्रित रहने लगा जिससे समाज की रचना हुई। और समाज इस अर्थ में विभिन्न एवं विशेष कार्यों की एक व्यवस्था है जो निश्चित परस्पर संबंधों द्वारा जुड़ी है। इस मान्यता के अनुसार व्यक्तियों की विभिन्नता इस सीमा तक संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया का एक क्षेत्र होता है और व्यक्ति उस क्षेत्र तक सीमित रहता है। इस सब का फल व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व है और इस प्रकार यहाँ व्यक्ति विशेष की चेतना सामूहिक चेतना से अवश्य ही स्वतंत्र होती है। ठीक है, सावयवी एकात्मकता में सामूहिक चेतना के नए रूप। देखिए जिन समाजों में सावयवी एकात्मकता अधिक प्रभावशाली होती है उन समाजों की सामाजिक संरचना खंडात्मक स्वरूपों के विपरीत गुण लिए होती है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में दूसरे विभिन्न अवयवों की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं जो स्वयं भी विभिन्न भागों से बने होते हैं तथा इन भागों में परस्पर आश्रिता तथा तारतम्यता एक केंद्रीय अंग द्वारा नियंत्रित होती है तथा इस विशिष्ट अंग का प्रभाव अन्य सभी अंगों पर होता है। क्लियर हो गया। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो था उसको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। हम आ गए हैं यहाँ पे ब्लॉक 3 में। ठीक है, मैक्स वेबर की कृतियों के दार्शनिक आधार। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला यूनिट है मैक्स वेबर की कृतियों के दार्शनिक आधार में सबसे पहला पॉइंट है मैक्स वेबर का जीवन परिचय और दूसरा इसमें है पॉइंट जो सामाजिक क्रिया और तर्क संगतता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ। मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को भूरिंगा जर्मनी के आर्फर्ट नामक कस्बे में एक धनी प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ। मैक्स के पिता एक राजनीतिज्ञ थे और तत्कालिक राजनीति व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे, जिस कारण उनकी जीवन शैली विलासितापूर्ण थी। और दूसरी ओर इनकी माता हलीन बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनके मूल्य मान्यताएं अपने पति के नितांत भिन्न थी, अलग थी। और मैक्स के माता पिता जो व्यवहारिक जीवन उनका तनावमय रहा, यानी कि एनी टाइम मतलब उनमें अच्छे तरीके से, जैसे नहीं होता है कि अच्छे तरीके से जम है, तो ऐसा जम नहीं रहा था। दोनों व्यक्ति जो थे उनके माता पिता दोनों एनी टाइम तनाव में ही रहते थे और इसका असर उनके बच्चों पे पड़ गया, जिसके कारण मैक्स पे भी खास करके पड़ा और इन्हें मनोवैज्ञानिक पीड़ा की ओर इनको जाना पड़ा। मैक्स वेबर प्रारंभिक समाजीकरण एवं स्कूली शिक्षा, छोटा सा ये पॉइंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ उनके बारे में दिया गया है, मतलब थोड़ा सा जान लीजिएगा। वेबर बचपन में बहुत कमज़ोर थे। उन्हें 4 वर्ष की आयु में मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गई थी। उन्हें पुस्तक खेल से अधिक प्रिय थी और प्रारंभिक किशोरावस्था में उन्होंने व्यापक अध्ययन कर अपनी बौद्धिक रुचियाँ विकसित कर ली। इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें जीवन परिचय की बात करें अगर मैक्स वेबर की, तो यह एक प्रतिभाशाली छात्र। वेबर ने हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में आर्थिक एवं विधिक इतिहास का अध्ययन किया और फिर उन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ाया और उसके जो PhD का शोध विषय रहा। और मध्यकाल में वाणिज्यिक समाजों का इतिहास और डायरेक्टरेट की उपाधि पश्चात उनके उत्तर डॉक्टरीय अध्ययन का विषय रहा। आई बात समझ में। मैक्स की शैक्षिक उपलब्धियां उसे बेशक ऊंचाइयों तक ले गई। उनका व्यक्तिगत जीवन अपने पिता के साथ विवाद के कारण गहरे संकट में से ही गुजरा और उसके कारण क्या हुआ, तो अपने बेटे से कहासुनी हो जाने के तत्काल बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु ने मैक्स को अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। और दरअसल अपने पिता की मृत्यु के लिए मैक्स ने स्वयं के उत्तरदायी माना, यानी खुद जिम्मेदार माना, और जिसके परिणाम स्वरूप वे गहन अपराध बोध से ग्रस्त हो गए।
सन 1904 में वेबर ने अपने महत्वपूर्ण निबंध प्रकाशित करवाए जो कि सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों, समाज विज्ञान शास्त्रों के वस्तुपरकता के प्रश्न तथा वर्ष 1905 में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्प्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम भाग से संबंधित थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा जान लिया आपने, सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैक्स वेबर के लेखन पर अन्य विचारकों के प्रभाव क्या थे, तो देखिए वेबर के कार्य को समुचित रूप से उस बौद्धिक संदर्भ के आलोक में समझा जा सकता है जिससे उसका उद्गमन हुआ। ठीक है, आइए प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र के विषय वस्तु की समीक्षा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के दार्शनिक वातावरण में संभवतः विश्व में उच्चतर शिक्षा की सर्वोत्तम प्रणाली थी और प्राकृतिक विज्ञान शास्त्रों के साथ साथ दर्शन शास्त्र, विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं इतिहास जैसे अन्य विषय क्षेत्रों में भी शोध के उच्चतम मानक मौजूद थे। प्राकृतिक विज्ञान शास्त्र अथवा नतृविसेनशाफ्ट उन शास्त्र विधाओं के सन्निकट ही था जो गायस तेविसनेसशाफ्ट एवं कल्चर विसेनशाफ्ट अर्थात मानव संस्कृति एवं मानव व्यवहार विज्ञान शास्त्रों से सरोकार रखते थे। आइए हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसी को देखेंगे। कारणता और संभाव्यता, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यह गलतफहमी हमने देखने में आती है कि वेबर ने जर्मन आदर्शवादी परंपरा के चलते कारणता की अवधारणा को निरस्त किया। वैसे यह सही नहीं है क्योंकि वेबर का ऐतिहासिक के साथ समाजशास्त्रीय कारणता में भी दृढ़ विश्वास था। बहरहाल चूँकि सामाजिक जगत जैसी जटिल किसी भी चीज़ से सीधे कारणात्मक संबंध स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है, वेबर ने उसकी बजाय संभाव्यता की संकल्पना का प्रयोग किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। दर्शन में सक्षम होता है कि पूंजीवाद संभवतः ऐसे व्यक्तियों के बिना विकसित ही न होता और उसके बाद में सामाजिक व्यवहार अथवा मानवीय क्रियाकलापों को समझने के लिए यह अत्यावश्यक होगा कि सामाजिक वैज्ञानिक इन मूल्यों एवं मान्यताओं में संलग्न हो जो समाज में मनुष्यों के व्यवहार में अंतर्निहित हो। क्लियर हो गया। सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेबर को यह स्पष्ट था कि समाजशास्त्र के पूर्ववर्ती संस्थापकों से भिन्न समाज के वस्तुपरक विज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया। वेबर के प्रमुख सरोकारों में एक था और विज्ञान एवं मानवीय क्रियाकलाप के बीच का संबंध सामाजिक व्यवहार को समझने में मूल्यों के महत्व पर जोर देते समय उन्होंने समान रूप से भी यह भी स्पष्ट किया कि समाजशास्त्री का व्यक्तिगत मूल्यांकन अध्ययन के अधीन समाज एवं प्रक्रियाओं के विश्लेषण से अलग ही होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य विचार, आदर्श प्रारूप, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामाजिक क्रिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया व्यापार के एक व्यापक विज्ञान शास्त्र के रूप में लिया और यह उनके कार्य के दार्शनिक आधारों को समझने के एक निर्णायक कारक सिद्ध होता है और इस अर्थ में वे मार्क्स एवं दखाइम जैसे दार्शनिकों से अलग भिन्न दिशा में गए, जिन्होंने जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मानव व्यवहार को रूपायित करने में व्यक्ति की बजाय सामाजिक प्राधार का अधिक जोर दिया। वेबर का समाजशास्त्रीय कार्य निम्नलिखित के बोध से जुड़ा था। वे आत्मपरक अर्थ जो मानव अभिकर्ता विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक प्रसंगों के भीतर अपने पारस्परिक अनुस्थापनों में अपनी कार्यवाही या क्रिया व्यापार को देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो तर्क संगति एवं तर्क संगतता, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए यहाँ पे ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए वेबर के अनुसार तत्कालीन जगत तर्क संगति से ही अभिलक्षित है। उनका मानना था कि आधुनिक समाज को समझने की कुंजी उसके तर्क संगत अभिलक्षणों एवं तर्क संगत शक्तियों में ही मिलती है। उनके अनुसार आधुनिक पाश्चात्य जगत तर्क संगति से ही अभिलक्षित है। इसी के परिणाम स्वरूप मानव क्रिया सचेत गणना से निर्देशित होती है और परिमाणन पूर्वानुमेयता एवं नियमितता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति जन अलौकिक मान्यताओं की अपेक्षा तर्क कारण एवं गणना पर कहीं अधिक विश्वास करने लगते हैं। वेबर के अनुसार तर्क संगीतीकरण का अर्थ है सिद्धांत ऐसी कोई रहस्यमय अगण्य शक्तियाँ नहीं होती जो सामने आती हो, परंतु फिर भी व्यक्ति सिद्धांत रूप में गणना द्वारा सभी चीज़ों का नियंत्रण कर सकता है। क्लियर हो गया।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पे जो इम्पोर्टेंट था धर्म और अर्थशास्त्र, आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे यूनिट 8 में सामाजिक क्रिया और आदर्श प्रारूप। आइए सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसमें जो सामाजिक क्रिया तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, इसमें एक पॉइंट है आदर्श प्रारूप, बस इसमें एक ही ये पॉइंट है, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है। आइए देख लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ। सामाजिक क्रिया हम लोगों ने देख लिया है। चलिए, सामाजिक क्रिया के प्रकार यहाँ पे दिया है, परंपरागत क्रिया और भावनात्मक क्रिया। ठीक है, आइए आदर्श प्रारूप को देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ है और इसकी संरचना में कुछ बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला इसका व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले आइए हम आदर्श और प्रारूप शब्दों के शब्दकोशीय अर्थ की चर्चा करते हैं। क्या, तो देखिए, न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार आइडियल का अर्थ अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति वाला मानक स्वरूप का धारण है। इसकी चर्चा किसी मानसिक छवि या धारणा के रूप में होती है, किसी भौतिक पदार्थ के रूप में नहीं होती। कॉलिन्स कॉविल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी के अनुसार किसी संदर्भ में आपका आदर्श व्यक्ति का या वस्तु होगी जो आपको उस संदर्भ में सर्वोत्तम उदाहरण लगे। ठीक है, ऐसे प्रकार के वर्ग अथवा समूह को कहा जा सकता है जिसकी अपनी खास विशेषता अथवा लक्षण हो और विशेषता अपने वर्ग या समूह से सर्वोत्तम लगे। वेबर के आदर्श प्रारूप का इस्तेमाल एक विशिष्ट अर्थ में किया और उसके अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल की तरह दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है। वेबर ने सामाजिक यथार्थ को समझने और परखने के लिए आदर्श प्रारूप के विचार पद्धति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया है। संरचना, छोटा सा एक पॉइंट, इसकी विशेषताएं, आदर्श की विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है। देखिए, आदर्श प्रारूप सामान्य अथवा औसत प्रारूप नहीं है। इसका अर्थ है कि ये विचाराधीन और समूह वस्तु अथवा घटना की सभी सामान्य विशेषताओं के रूप में परिभाषित नहीं किए जाते हैं। ठीक, ये पूर्ण यथार्थ की प्रस्तुति नहीं है, न ही ये सभी बातों की व्याख्या करते हैं। ये पूर्ण यथार्थ की आंशिक अवधारणा को ही व्यक्त करते हैं। आदर्श प्रारूप यथार्थ की किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या नहीं करते हैं, ये यथार्थ की कोई परिकल्पना भी नहीं प्रस्तुत करते, लेकिन यथार्थ की व्याख्या और वितरण में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि आदर्श प्रारूप घटनाक्रम के कार्य कारण विश्लेषण से जुड़े हैं कि लेकिन यह पूर्व निर्धारित व्याख्या के अर्थ में नहीं जुड़े हैं। इस तरह हम लोग देख लिया आदर्श के क्या बोलते हैं, विशेषताएं। बस अब आदर्श से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा जो मैंने बताया वही आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए, अब इस यूनिट में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले यूनिट में। आइए, यहाँ से यूनिट 9 स्टार्ट होता है, शक्ति एवं सत्ता। आइए, शक्ति एवं सत्ता में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक नौकरशाही और दूसरा शक्ति और सत्ता की अवधारणा है। बस इसमें दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम देखते हैं शक्ति और सत्ता की अवधारणा है। ठीक है, देखिए शक्ति के बारे में जानते हैं पहले। सामान्य प्रयोग में शक्ति शब्द का अर्थ है ताकत, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, अथवा नियंत्रण की क्षमता, है ना। समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा एक व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छा पूर्ण करने तथा अपने निर्णयों एवं विचारों को कार्यान्वित करने की सामर्थ्य के रूप में की है। इसमें दूसरों की इच्छा के विपरीत भी उन्हें प्रभावित करने अथवा उनके आचरण को नियंत्रित करने की क्षमता निहित है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है और इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतःक्रियाओं में है और यह असमानता की स्थितियां पैदा करती है, क्योंकि जिसके हाथ में शक्ति है उसमें इसे दूसरों पर थोपना की प्रवृत्ति होती है। शक्ति का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। एक और यह प्रभाव शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है और वेबर की मान्यता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग संभव है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति अपनी आर्थिक शक्ति द्वारा भिखारी को कुछ देकर उसे खुश कर सकता है और इनकार करके उसे निराश भी कर सकता है। शक्ति के स्रोत क्या है? वेबर ने शक्ति के दो परस्पर विरोधी स्रोतों का उल्लेख किया है। पहला वह शक्ति जो धन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औपचारिक मुक्त बाजार में पनपने वाले हितों के मेल से प्राप्त होती है, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो चीनी उत्पादकों का एक समूह अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादन की सप्लाई को नियंत्रित करे। और दूसरा इसमें यह बताया कि सत्ता की एक सीमित प्रणाली जो आदेश देने के अधिकार तथा उसके पालन के कर्तव्य का निर्धारण करती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे पॉइंट आता है सत्ता। ठीक है, देखिए सत्ता के लिए वेबर द्वारा प्रयुक्त जर्मन शब्द
हैश शब्द का अनुवाद कई रूपों में हुआ है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे सत्ता है ना कहा है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका अनुवाद प्रभुत्व अथवा आदेश किया है। हैर शाफ्ट का अर्थ है ऐसी स्थिति में हैर अथवा स्वामी अन्य पर प्रभुत्व जमाता है अथवा हुक्म चलाता है। रेमो आरो के अनुसार हैर शाफ्ट की परिभाषा स्वामी की वह क्षमता है जिसमें वह उन लोगों से आज्ञा पालन करवाता है जो सैद्धांतिक रूप से उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। ठीक है, चलिए सत्ता समझ गए। सत्ता के तत्व यहाँ पे दिया गया है, ये छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, देखिए सत्ता की व्यवस्था के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी है। पहला, कोई शासक यानी कि कोई स्वामी अथवा शासक। ठीक है, दूसरा, कोई व्यक्ति समूह जिस पर शासन किया जाना है। तीसरा, शासित लोगों के आचरण को प्रभावित करने के शासक की इच्छा को आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती है। और चौथा, शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा। और पांचवा, इस बात का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रमाण के शासित लोगों ने यह तथ्य स्वीकार कर लिया है कि शासक के आदेशों का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखिए सत्ता के प्रकार यहाँ पे दिया गया है। देखिए सत्ता के प्रकार 3 प्रकार होता है। पहला ही इसमें पारस्परिक सत्ता, दूसरा करिश्माई और तीसरा तर्क वैदिक सत्ता। आइए हम छोटे छोटे से पॉइंट है इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सबसे। इसमें पारंपरिक सत्ता। ठीक है, देखिए पारंपरिक सत्ता क्या है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वैधता की यह प्रणाली पारंपरिक कार्य निरूपित होती है। दूसरे शब्दों में पारंपरिक सत्ता क्या है तो वैधता की यह प्रणाली पारंपरिक कार्य निरूपित होती है। दूसरे शब्दों में यह व्यवहारिक कानून पर तथा प्राचीन परंपराओं की मान्यता पर आधारित है। इसका आधार यह विश्वास है कि किसी विशेष सत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि यह युगांतरों से चली आ रही है। ठीक, पुराने ज़माने से चली आ रही है। पारंपरिक सत्ता के अंतर्गत शासक पीढ़ी दर पीढ़ी मिली परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत सत्ता का उपयोग करते हैं। उनके आदेश रीति रिवाजों के अनुरूप होते हैं और उन्हें शासित लोगों से अपना आदेश मनवाने का भी अधिकार होता है और वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जो लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं वे उनकी प्रजा कहलाते हैं। यह प्रजा व्यक्तिगत निष्ठा के कारण अथवा प्राचीन काल के सामान्यता प्राप्त पद के प्रति पवित्र सम्मान के कारण अपने स्वामी के आदेशों का पालन करती है। पारंपरिक सत्ता का संचालन लिखित नियमों और विधानों के अंतर्गत नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत से मिलता है और पारंपरिक सत्ता का कार्यान्वयन सगे संबंधियों तथा समर्थकों के बल पर किया जाता है। आधुनिक युग में पारंपरिक सत्ता में क्षीणता आई है। पारंपरिक सत्ता का सर्वाधिक सशक्त उदाहरण राजतंत्र यानी कि मोनार्की अभी प्रचलित है। क्लियर हो गया। शॉर्ट में बात करें तो पारंपरिक सत्ता को वैधता प्राचीन परंपराओं से प्राप्त होती है जो कुछ लोगों को आदेश देने की क्षमता प्रदान करती है। क्लियर हो गया। दूसरा है करिश्माई अथवा चमत्कारी सत्ता। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत अच्छा है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसे आप सिर्फ देख लीजिएगा। चलिए सामान्यीकरण, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, सामान्यीकरण। ठीक है, चलिए हम इसमें एक है तर्क विधिक सत्ता। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह सब सत्ता की उस प्रणाली का बोध कराता है जो तार्किक है तथा कानूनी भी है। यह सत्ता नियमित कर्मचारी वर्ग में निहित है जिन्हें कुछ लिखित कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत काम करना होता है। इस वर्ग के लोगों की नियुक्ति उनकी योग्यताओं के आधार पर की जाती है। यह योग्यताएं निर्धारित तथा संहिताबद्ध होती है। ठीक है, यह वैधानिक इसलिए क्योंकि यह देश के कानून के अनुरूप है जिसे सभी मान्यता प्राप्त होती है और उसका पालन करना सभी का कर्तव्य समझा जाता है और आदेशों और नियमों तथा उन नियमों को कार्यान्वित करने वालों की परिस्थिति तथा पद दोनों की वैधता को स्वीकार किया जाता है एवं उसका सम्मान होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें एक पॉइंट है नौकरशाही। ठीक है, देखिए नौकरशाही वह तंत्र है जिससे तर्क विधिक सत्ता लागू होती है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विस्तृत विवेचन किया है और एक आदर्श प्रारूप की परिकल्पना प्रस्तुत की है जिसमें नौकरशाही की सभी विशेषताएं समाहित हैं। ठीक है, देखिए नौकरशाही के मुख्य लक्षण यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब इस यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहीं पे ये ब्लॉक भी खत्म होता है। चलिए हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। ब्लॉक 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स, एमिल दखाइम और मैक्स वेबर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आइए धर्म। ठीक है, इसमें क्या है तो देखिए कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण, मैक्स वेबर का दृष्टिकोण, ये सब इन लोगों के बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर सब जान चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेंगे। इसमें देखिए धर्म, अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवाद। ठीक है, सामान्यतः अर्थशास्त्र वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंध है। मनुष्य उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं
किन वस्तुओं का उत्पादन और वितरण होना होगा, यह समाज की खपत विशेषताओं के सामान्य प्रारूप पर निर्भर करता है। देखिए, जिस धर्म में मनुष्य की मुक्ति का मार्ग कठोर परिश्रम माना गया है, उसके अनुयायी निश्चित रूप से समर्पित और ईमानदार श्रमिक होंगे। दूसरी ओर यदि किसी धर्म में काम को पापों की सजा के रूप में देखा गया तो हो तब तो उसमें समर्पित और ईमानदार श्रमिक मिलने से रहे हैं। इस बात को यह अलग तरह से देखें, यदि किसी धर्म में काम के प्रति ईमानदारी और लगन पर बहुत जोर हो तो अनुयायी कारखानों में श्रमिकों के शोषण को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। आई बात समझ? देखिए, प्रत्येक युग की अपनी विशिष्ट अर्थव्यवस्था होती है। सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद इसके कई उदाहरण हैं। ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोप में विज्ञान, दर्शन एवं पुनर्जागरण के प्रभाव से सामंतवाद का पतन हो रहा था। अनेक सामंतवादी देशों में कैथोलिक चर्च की मजबूत जड़ें थीं। सामंतवाद के परिवर्तन के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आने लगा और कैथोलिक चर्च में धर्म सिद्धांत को नई विचारधाराओं ने चुनौती दी। पोप का आधिपत्य, राष्ट्र के कार्य में चर्च का दखल, विशेष रूप से कड़ी आलोचना के विभिन्न यूरोपीय देशों में अनेक प्रोटेस्टेंट पंथों का उदय हुआ। बहुत से विद्वानों ने पूंजीवाद और धर्म के संबंध और विशेष रूप से प्रोटेस्टेंटवाद को समझाने का प्रयास किया। ठीक है। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस संबंध पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। देखिए, धर्म पर कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण देखिए क्या है। तो मार्क्स ने अपना ध्यान धर्म पर नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के अध्ययन पर केंद्रित किया। पर पूंजीवाद के अध्ययन के दौरान उन्होंने समाज के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण का भी विकास किया, जिसके अंतर्गत समाज के लगभग सारे पहलू, विशेषतः धर्म और राजनीति शामिल थे। मार्क्स की सामाजिक परिकल्पना का एक ऐसा आर्थिक आधार था जो धर्म, राजनीति और कला आदि से गठित अधिरचना को बाधित करती है। ठीक है। मोटे तौर पे मार्क्स के धर्म पूंजीवाद संबंधित विचार 3 मुद्दों से संबंधित है। पहला, धर्म सिर्फ माया है जो समाज की वास्तविक शोषक परिस्थितियों को छुपाता है। दूसरा, धर्म विरोध प्रकट करने का माध्यम है, हालांकि हल्के तौर पर। और तीसरा, धर्म का पतन आलोचना से नहीं बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से होगा जिन्होंने धर्म को जन्म दिया है। धर्म के 2 कार्य हैं। यह शासक वर्ग की राजनीतिक विचारधारा के रूप में काम करता है। धर्म आम जनता के लिए नशीली वस्तुओं के समान है। आम जनता के लिए, जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जो आज देख रहे हैं हमारे भारत में क्या हो रहा है। ठीक है। देखिए, मार्क्स के धर्म संबंधित विचार 19वीं शताब्दी के प्रशियाई राष्ट्र और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुभव से प्रभावित रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, धर्म पर मैक्स वेबर का दृष्टिकोण हम लोगों ने ऊपर देखा था क्या, कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण। देखिए, वेबर अपनी तर्क संगतिकरण की धारणा का प्रयोग धर्म, विज्ञान और कला, प्रशासन और राजनीति के परिवर्तन को समझने के लिए करते हैं। वेबर मानते हैं कि पूंजीवाद का जन्म आर्थिक क्षेत्र के तर्क संगतिकरण का उच्चतम कोटि से हुआ है। वेबर मानते हैं कि सिद्ध करते हैं कि विचार विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं और पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट पंथों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है। पहला, पूर्व और पश्चिम। वेबर ने पाया कि पूर्वी देशों में अपेक्षा पश्चिमी देशों के तर्क संगतिकरण का अधिक विकास हुआ। जैसे विज्ञान का उदाहरण वेबर कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में ही विज्ञान विकास के उच्च चरण तक पहुंचा। यह स्वीकार करते हैं कि भारत, चीन और मिस्र, जो इजिप्ट है, में ज्ञान की महान परंपरा थी, फिर भी प्रयोग की पद्धति में अभाव में वे पिछड़ गए। संगीत, वास्तुशिल्प, न्याय व्यवस्था, छपाई, मुद्रण, दफ्तरशाही, पूंजीवाद जैसे अनेक क्षेत्रों में तर्क संगतिकरण की मात्रा पश्चिम में अधिक है। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट पूंजीवादी मनोवृत्ति, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। आइए अब कैल्विनवाद और जग से जुड़ी तपस्या। ठीक है। कैल्विनवादी विचारधारा से उत्पन्न पूंजीवादी मनोवृत्ति को समझने के लिए पूर्व नियति का नियम समझना अत्यावश्यक है। इस नियम के अनुसार ईश्वर ने कुछ लोगों को मोक्ष देता है और कुछ को नरक दंड। कैल्विन कहता है कि ईश्वर की मर्जी जानना असंभव है और मनुष्य को इसे जानना भी नहीं चाहिए। सही बात है ये। जिन लोगों को ईश्वर ने नहीं चुना है वे कभी भी उसकी कृपा नहीं पा सकेंगे, चाहे वे कुछ भी कर ले। अपनी आस्था सिद्ध करने के लिए मनुष्य को यह मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर ने उसे चुना है और ईश्वर की महिमा के लिए उसे कठोर परिश्रम, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धर्म और सामूहिक प्रतिनिधान, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। एमिल दखाइम का दृष्टिकोण देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दखाइम का कहना है कि धर्म की व्याख्या करने से पहले हमें अपनी पूर्वाकल्पनाओं को, पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा। यह
इस मान्यता को नकारता है कि देवताओं और भूत प्रेतों जैसी रहस्यमय और अलौकिक बातों मात्र से धर्म संबंधित है। उसके अनुसार धर्म न तो सिर्फ असाधारण बातों से बल्कि आम जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंध है। दखाइम के अनुसार सभी धर्मों में दो मूल तत्व होते हैं, धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान। ये विश्वास सामूहिक प्रतिनिधान और धार्मिक अनुष्ठान समाज द्वारा स्थापित वे क्रियाएं हैं जो इन विश्वासों से प्रभावित होती है। दखाइम के अध्ययन के अनुसार धार्मिक विश्वास पवित्र और लौकिक इस विभाजन पर आधारित है। पवित्र और लौकिक क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हैं और इस आपसी भेद को धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों द्वारा सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था टोटमावाद का अध्ययन, देखिए एक छोटा सा ये पॉइंट है टोटमावाद, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस यूनिट में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम बढ़ेंगे इसमें अगले यूनिट में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आर्थिकी, ठीक है। आइए देखते हैं। आर्थिकी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। ब्लॉक 1, 2, 3 जो मैंने बताया है उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? आइए हम इसमें देख लेते हैं। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन एक इसमें है श्रम विभाजन। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो श्रम विभाजन को हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। आइए देखते हैं। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में श्रम विभाजन की अवधारणा का अवस्थाबद्ध विश्लेषण किया। ये तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है। श्रम विभाजन पर दखाइम के विचार क्या थे, तो हम लोगों ने यूनिट 4 में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। चलिए, यांत्रिक एकात्मकता, इसको हम लोगों ने ऊपर जान ही लिया है, ठीक है। दूसरा सावयवी एकात्मकता, इसको भी हम लोगों ने ऊपर जान ही लिया है। अब इसमें कोई इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। आइए हम आगे चलते हैं। बहुत अलगाव के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है। चलिए, श्रम विभाजन के परिणाम ये सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। पूंजीवाद ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऊपर देखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। टॉम बाल्डोमोर ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट में पूंजीवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की है। देखिए यहाँ पे पहला विशेषता इसका है कि उत्पादन निजी इस्तेमाल की बजाय बिक्री के लिए होता है, ठीक है। पूंजीवाद गुजारा चलाने भर के साधन जुटाने वाली आर्थिक प्रणाली के विकास की अगली कड़ी है ना। और पूर्व पूंजीवाद आर्थिक प्रणालियों में उत्पादन प्रायः सीधे उपभोग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि केंद्रित आर्थिक प्रणालियों में किसानों ने अपने इस्तेमाल के लिए ही फसलें उगाई हैं, थोड़ा सा हिस्सा ही बिक्री के लिए बच जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि तकनीकी ज़्यादा उन्नत नहीं होती थी और घर परिवार के लोग ही सीमित संख्या में काम करते हैं। दूसरा, श्रम शक्ति खरीदी और बेची जाती है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिक को केवल श्रम शक्ति के रूप में आंका जाता है। पूंजीपति या मालिक उनकी श्रम शक्ति को मजदूरी देकर खरीदते हैं। लेन देन मुद्रा में होता है। हमने यह पढ़ा कि उत्पादन बिक्री के लिए होता है और यह बिक्री मुद्रा के जरिए होती है। पूंजीपति का उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण, यह विशेषता भी मुद्रा संबंध से जुड़ी है। और उत्पादन का मूल्य, श्रमिकों की मजदूरी यानी मजदूरों की मजदूरी, वित्तीय निवेश की रकम आदि सभी फसलें पूंजीपति ही करता है। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तर्क संगति, ये हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया। परंपरागत और तर्क संगत पूंजीवाद, इसको भी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। धार्मिक कारक भी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद का उदय भी हम लोगों ने देखा है ऊपर में। इन सब को हम लोगों ने देख ही लिया है। अब यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है। हम लोग चलते हैं अब अगले यूनिट में, यूनिट 12, धर्म, समाज, धर्म और एकात्मकता। आइए हम इसमें देखते हैं। इसमें भी कुछ खास है नहीं, जो इसमें है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। समाज देखिए, मार्क्स एवं वेबर दोनों समाज को एक समेकित संरचना के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, मानदंड, मान्यताएं, मूल्य एवं सिद्धांत अंत संबंध होते हैं। दोनों विचारकों ने ही आम लोगों को सामाजिक सामूहिकता अर्थात समाज के एक प्रमुख हिस्से के रूप में देखा है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट 1 में देख लिया। आइए हम देखते हैं इसमें
फर्स्टहैंड अथवा व्याख्यात्मक अध्ययन। देखिए, वेबर का मत है कि किसी भी प्रकृति विज्ञानी द्वारा प्राकृतिक तथ्यों का परीक्षण बाह्य कारकों से ही होता है। उदाहरण के तौर पर जब एक रसायन शास्त्री द्वारा किसी खास पदार्थ की विशेषताओं का अध्ययन किया जाना हो तो यह बाह्य कारकों से ही किया जा सकता है, परंतु एक समाजशास्त्री द्वारा मानव समाज और संस्कृति को समझने का प्रयास मानव होने के नाते उस समाज या संस्कृति के सहभागी या उसका अंदरूनी सदस्य बनकर ही जा सकता है। ठीक है, चलिए वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में वर्ग संरचना और वर्ग संघर्ष की संकल्पना का अध्ययन हम इकाई 3 में भी पहले ही कर चुके हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, अब इसमें कुछ देखने के लायक है नहीं। और साथ ही साथ में इसमें एक पॉइंट है श्रम विभाजन और एकात्मकता। इसको में श्रम विभाजन को ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया और एकात्मकता को भी ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया है। देखिए, श्रम विभाजन में निहित मूल्य धारणा किसी क्रियाकलाप को ऐसी छोटी छोटी प्रक्रियाओं में विभाजित करना है जो व्यक्तियों के कुछ खास व्यक्तियों या किसी खास जनसमूह द्वारा संपन्न की जाती हो। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और क्रियाकलाप को शीघ्रता से समाप्त करना होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बढ़ई को कुर्सी बनानी हो तो उसके समान 2 विकल्प होंगे। पहला कि वह पूरी कुर्सी स्वयं बनाए, ऐसा करने से उसे काफ़ी समय लग सकता है, और साथ ही हो सकता है कि वे कुर्सी के पीठ बहुत अच्छी बनाता हो परंतु हाथे इतने अच्छे न बन पाता हो। कल्पना करें कि यदि उसके 3 सहकर्मी होते, साथ देने वाले होते, तब एक हाथे बनाता और दूसरा पीठ और तीसरा सीट बनाकर तीनों को जोड़ देता। ठीक है, एकात्मकता के प्रकार, यांत्रिक एकात्मकता, सावयवी एकात्मकता, ये सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। अब इस यूनिट में कुछ खास है नहीं। इसी के साथ ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है, साथ ही साथ यहीं पे ये ब्लॉक भी ख़त्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुछ यहाँ पे डिक्शनरी दिया गया है। ठीक है, यानी कुछ शब्दावली दिया गया, उसका माना यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ये इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं इस पॉइंट को, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। यानी कि छोटा छोटा यहाँ पे पॉइंट दे करके इसको यहाँ पे बता दिया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप पीछे 2-2 लाइन में समझ सकते हैं कि समाजीकरण क्या कहलाता है, कुल क्या है, विश्वास क्या है, प्रथा क्या है, सामूहिक चेतना क्या है, सामाजिक आंतरिक एकात्मक क्या है ना, सब इसमें दिया गया है। आई बात समझ? चलिए, यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है, साथ ही साथ यहीं पे ये ब्लॉक ख़त्म होता है। और मैंने अपने हिसाब से जो इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टॉपिक थे उसको मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। अगर हमारे एक्सप्लेन करने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर इसको अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करना है तो अलग टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों के पास पहुँचाएं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।